बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम MTH 501 का लेक्चर नंबर 9 जो है वो करेंगे। ये मैं हैंड आउट से करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा थी और ये काफ़ी लेंथी हो जाना था लेक्चर, और टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं इसको हैंड आउट से करवा रहा हूँ। शॉर्ट लेक्चर है। शॉर्ट लेक्चर का मतलब भी ये होता है कि जी हम जल्दी से टॉपिक को समझ जाए। लेक्चर पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। चलते हैं लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 9 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले हमने मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है। AX इज़ इक्वल टू B, इट्स कॉल्ड मैट्रिक इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन में हम a को x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, x एक वेक्टर है और a एक मैट्रिक्स है। जब एक मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर जनरेट होता है जो कि b कहलाता है। इसकी एग्जांपल कुछ नीचे ये दी गई है। ये a मैट्रिक्स है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये b जनरेट हुआ। इसी तरह ही नीचे भी एक एग्जांपल है, a है और ये u है। x की जगह पर अब u आ गया है, मतलब a ऑफ u इज़ इक्वल टू o। ठीक है, ये b लिखा गया, o है, o। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स आ गया। आगे चलते हैं। आगे जो सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लें। सोल्यूशन ये है कि जी ए एक्स इज़ इक्वल टू बी जो है, इसमें x जो है वो हमारी डोमेन होती है और जो b होता है वो हमारी रेंज होती है। बस इतना सा इसमें टॉपिक है कि x जो है वो हमारी डोमेन है और b जो है वो हमारी रेंज है। इसके बाद आगे टॉपिक आता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज़ के तीन नाम है। इसको थोड़ा सा समझना है। ये टॉपिक जो है इसकी आगे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसी टॉपिक की, ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग। टी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, फ्रॉम Rn टू Rm इज अ रूल डेट असाइन टू ईच वेक्टर x in Rn एन इमेज वेक्टर t ऑफ x in Rm। मसलन एक हमारे पास x मैट्रिक्स है, वेक्टर है सॉरी, x1 x2 और x3, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका इमेज जो है वो है y1 y2 और y3। इसके हर एलिमेंट का एक इमेज है। ये हमारे पास जो है ये है x और ये हमारे पास है t ऑफ x। ठीक हो गया, ये इसका हर एक एलिमेंट का एक इमेज मौजूद है। ये है जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आगे है जी, आगे एक डेफिनेशन आती है, कहता है कि जी द सेट Rn इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ T एंड Rm इज़ कॉल्ड को डोमेन ऑफ T। मतलब ये वाला जो है ये डोमेन है और दिस वन इज़ को डोमेन, डोमेन एंड को डोमेन या रेंज कह लें आप। इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, कंसिडर अ मैपिंग टी, मैपिंग या टी कह लें या ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, R2 से R2 डिफाइन बाय टी इंटू एक्स वाई, x, y is equal to minus x, y. This transformation is reflection about y axis and xy plane। ये एक डेफिनेशन भी है, इसको आपने यहाँ तक लाजमी कर लेना है कि अगर t ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स वाई आ जाए तो मतलब कि y एक्सिस और xy प्लेन के रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा समझने के लिए ये नीचे उन्होंने मिसाल दी हुई है कि t
टी ऑफ वी इज़ इक्वल टू ए वी होता है। ए मतलब ये वाला ए मैट्रिक्स है और ये वाला वी कह लें, और इसलिए टी वी इज़ इक्वल टू ए वी, और ए वी की जगह पर एक्स वाई लिख दिया। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है ना। और यही इसकी उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तो आप ये देखें कि t इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा ज़ीरो आ जाता है, तो ये आपके पास एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसकी एग्जांपल मैट्रिक्स में उसने ये वाली दी हुई है। ये देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स में इसकी इक्वेशन क्या बन रही है। अगर आप x को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो x आ जाएगा, y को 0 से करोगे तो 0 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर x को 0 से, y को 0 से 0 ही आता है, तो ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है। उसके बाद आगे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, काफ़ी लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो समझे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जो है वो समझ आ गया है। एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें वो कहता है कि जी लेट ए यू बी एंड सी। करना क्या हमने करना है एंड डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 से R3, मतलब कि एक स्पेस R2 वाली है उससे हमने निकलना है और R3 में जाना है। डोमेन में R2 आ रहा है और रेंज में R3 आ रहा है। टी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स सो डैट, अब ये उसने हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला समझ लें या ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू उसने हमें बता दी है। टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स है, मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब हमने करना क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट कहता है फाइंड टी ऑफ यू द इमेज ऑफ यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी, मतलब कि हमने टी ऑफ यू फाइंड आउट करना है और टी ऑफ यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए ऑफ यू के। कैसे आ रहा है कि ये देखें, ये टी ऑफ एक्स है हमारे पास, इसको हम टी ऑफ एक्स की जगह पर यू लिख देते हैं, तो दूसरी तरफ भी ए ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पर यू लिख देंगे तो ए ऑफ यू आ जाएगा। अब ए ऑफ यू आ गया तो हमने क्या किया कि जी ए के साथ यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास टी ऑफ यू आया वो ये निकल आया, ठीक है। हेयर द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड यू मैट्रिक्स ये टू एन अदर वेक्टर, ये वाले वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि R2 से R3 में हम चले गए हैं। मतलब R2 से मुराद ये है कि जो स्पेस थी R2 वाली उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी 2 एंट्रीज़ हैं, और जो स्पेस हमारे पास R3 है हमने R2 को यूज़ करते हुए R3 वाली वैल्यू निकाल ली, कि मतलब 3 एंट्रीज़ वाली वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि वो कहता है फाइंड एन एक्स इन R2 हुज इमेज अंडर T एंड B। अब वो कहता है कि फाइंड एन एक्स इन R2, एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब T इंटू एक्स फाइंड आउट करना है और उसका इमेज B में हो, तो हम टी एक्स की जगह पर ए एक्स लिख लेते हैं। एक्स हमने कोई भी मतलब अपनी तरफ से जो वेक्टर है x1 और x2 हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो लिख लिया, और इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपने इसका क्या करना है, सॉरी ये आंसर नहीं, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने इस सारे का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है। जब आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। इसके ऊपर आपने रॉ ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, रॉ ऑपरेशन यूज़ करके आपने x1 की वैल्यू जो है वो 1.5 निकाल ली है और x2 की वैल्यू -0.5 निकाल ली है। तो आपके पास जो आपके पास x है वो आपके पास x1 जो है वो हमने वेक्टर में लिख दिया और x2 की वैल्यू भी हमने वेक्टर में लिख ली। द इमेज ऑफ दिस x अंडर t इज़ गिवन वेक्टर b। इसमें हमने क्या किया कि हमने एक b वाले पोर्शन में हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि हमारे पास t ऑफ x इज़ इक्वल टू b था,
तो हमने उसको ए ऑफ एक्स ले लिया, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। अब ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स और एक्स की जगह पर x1 और x2 लिख दिया और बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स लिखकर उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करके उसको सॉल्व किया है। तीसरे पार्ट में वो कहता है इफ़ देयर मोर देन वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज़ बी। कहता है कि जी क्या x के एक से ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन है या उसके जो x को यूज़ करके हम एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लिखा हुआ है फ्रॉम टू इट इज़ क्लियर डैट इक्वेशन वन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन सो देयर इज़ एग्जैक्टली वन x हुज इमेज इज़ b। मतलब कि उसने हमसे पूछा कि क्या हम x की एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं या एक से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो हमने उसको बता दिया कि जनाब हमने x की सिर्फ एक ही वैल्यू ये वाली निकाली है। अब x के आगे कंपोनेंट्स है या x वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है x1 और x2 उनकी वैल्यूज़ 2 हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन x एक ही निकला है। x के साथ कोई x y वाला नहीं निकला, कोई z वाला नहीं निकाला गया। इसके बाद आगे थर्ड पॉइंट है द वेक्टर। थर्ड पॉइंट में वो हमें कह रहा है कि डिटरमिन इफ़ सी इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। द वेक्टर सी इज़ इन द रेंज ऑफ टी इफ़ सी इज़ इन द इमेज ऑफ सम एक्स इन R2 डैट इज़ इफ़ सी इज़ इक्वल टू टी ऑफ एक्स। अब टी ऑफ एक्स जो है उसको हमने ए ऑफ एक्स लिख दिया और ए ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी कर दिया हमने। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया तो हमारे पास ये आया। इसको सिंप्लीफाई करते गए रॉ ऑपरेशन लगा के तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ निकल आई हैं। हेंस द सिस्टम इज़ इनकॉन्सिस्टेंट सो सी इज़ नॉट इन टी द रेंज। कैसे इनकॉन्सिस्टेंट आया है देखें कि जी x1 माइनस x3 इज़ इक्वल टू 3 आ गए, ये तो चलो बात समझ आ गई। उसके बाद 0x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 2 आ गए, ये भी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये भी 0 है, ये भी 0 है और 0 इज़ इक्वल टू -35 तो नहीं ना आ सकता है। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी आप कैसे 0 को -35 कह सकते हो। आपने एक बंदे के पैसे देने हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि जी मैंने उसके पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। इसके बाद जी आगे एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, इसको आप थोड़ा सा खुद समझिएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 जो एग्ज़ाम्पल है वो कहता है कि लेट ए इज़ इक्वल टू दिस द ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 डिफाइन टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड अ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। अब इनपुट पे हमारे पास वो क्या है कि जी द इमेज ऑफ पॉइंट यू ये है और टी ऑफ यू क्या हमारे पास आएगा जी टी ऑफ यू जो है उसको हम ए ऑफ यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने पीछे बताया टी ऑफ यू जो है उसको हम ए ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। कैसे, टी ऑफ एक्स और ये हमारे पास ए ऑफ एक्स आ जाएगा। जहाँ पर u है वहाँ पर x लिख दो और a ऑफ u, ये a ऑफ u है, t ऑफ u इज़ इक्वल टू a ऑफ u। और अगर हम इसको a ऑफ x करना चाहते हैं तो t ऑफ x u की जगह t ऑफ x और a की जगह इज़ इक्वल टू a ऑफ x हो जाएगा। अब हमने किया क्या कि हमें उसने जो गिवन था उसमें उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कहता है कि जी ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और ये आपके पास यू मैट्रिक्स है और ये इक्वल किसके है, इसके इक्वल है। एंड द इमेज 2 ऑफ 2 इज़ 1 3 0 1, 2 ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 ऑफ 2। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये एक ब्लॉक सा है, स्क्वायर शेप बनी हुई है। इसकी ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको अगर आप उठाकर इस साइड पे ले आओ और नीचे वाली बेस को यहीं पे ही रहने दो तो ये एक शेयर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। आगे आ जाता है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि अ ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग टी इज़ लीनियर इफ़ दो कंडीशंस अप्लाई होंगी।
अगर तो वो फॉलो अप हो जाएंगी तो आप कह सकते हो कि जी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर नहीं तो वो नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या है कि टी इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, ये होनी है कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप किसी स्केलर को यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप स्केलर को बाहर निकाल दोगे तो बाकी टी ऑफ यू जो है वो आ जाएगा। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एवरी मैट्रिक्स, अच्छा एग्जांपल से पहले एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने याद रखना है कि एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में वो कहता है कि जी लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R2 डिफाइंड बाय एल एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई। अब हम लेट कर लेते हैं कि u हमारे पास x1 y1 z1 है और v हमारे पास x2 y2 z2 है। l इंटू यू प्लस v जो है वो हमारे पास ये होगा कि जी हमने x वालों को x वालों के साथ, y वालों को y वालों के साथ और z वालों को z वालों के साथ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखा है। z2 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम अब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके R2 में आ गए। जो गिवन थी वो R3 थी और उसको चेंज किया हमने, चेंज करके हम R2 में आ गए। तो x1 और y1 हमने इकट्ठा कर दिया, x2 और y2 हमने इकट्ठा कर दिया। तो x1 और y1 को हम पीछे मैंने पढ़ा हुआ है, आपको बताया है कि x1 और y1 जो है वो हमारे पास u के हैं, इसलिए एल ऑफ यू लिख दिया। और x2 y2 और z2 जो है, z2 तो हमने ख़त्म कर दिया, तो x2 y2 जो है वो हमारे पास v वेक्टर है, तो हमने एल ऑफ v लिख दिया। ये एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है। देखें, हमने एक कांस्टेंट नंबर ले लिया k, l इंटू के ऑफ u, l को बाहर रहने दिया और k को हमने मल्टीप्लाई कर दिया u वेक्टर के साथ। तो हमारे पास k x1 कॉमा k y1 आ गया। z को हमने छोड़ दिया क्योंकि z हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज में नहीं आ रहा, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज जो है वो R2 है। तो वो हमारे पास जो वैल्यू निकली वो x u वाले की निकल आई, l k इंटू एल ऑफ u निकल आई। ये इसकी थोड़ी सी डायग्राम भी है, डायग्राम रहने दे, ये पेपर में डायग्राम बनानी तो मुश्किल है। अब आगे आ जाता है जी, आगे हमारा है वो कहता है कि जी एग्जांपल नंबर 7 में वो कहता है लेट एल आर से आर बी डिफाइंड बाय एल ऑफ एक्स, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लेट एक्स एंड वाई इन आर एंड, अब हमने करना क्या है, x और y को यूज़ करना है और हमने बताना है कि जी हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली निकलती है कि नहीं निकलती है। तो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे पास l इंटू यू प्लस वी है तो वो हमारे पास आएगा एल यू प्लस एल वी आएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि हमें उसने कहा कि जी एक्स वाई को यूज़ करना है, तो हमने प्रॉपर्टी पहली को अप्लाई किया, एल एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमें उसने रिलेशन दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। कैसे लिखी ये ज़रा समझ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास पीछे है एल एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर लेट्स सी आप कह लो कि x है, ठीक है ना। तो l इंटू एक्स जो है वो हमारे पास क्या आता है जी, l ऑफ x प्लस l ऑफ x1 प्लस l ऑफ x2 समझ लो, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये तो हमें गिवन है, मतलब फॉर्मूले में है, और जो हमारे पास रिलेशन दूसरी तरफ का है वो एक्स स्क्वायर है। अब जो x की जगह पर हम कंपोनेंट लिख रहे हैं वो एक्स स्क्वायर में भी एज इट इज़ उनका स्क्वायर ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है जो कि x प्लस वाई के इक्वल
नहीं है। और x प्लस वाई क्या है हमारे पास, एल ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ वाई, तो ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। आगे है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर एडिशन भी होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, तब जाकर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कैसे होती है ये मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर मैं आपको वही एग्जांपल पे ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें एडिशन भी हो रही है और स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ये नोड था एक जो उसने ये बॉक्स में दिया हुआ ना, ये वाले बॉक्स में, दिस वन, ये एक नोड है। आगे है जी, आगे हमारे पास है, वो कहता है कि जी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जी इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद टी ऑफ सी प्लस डी वी, सी यू प्लस डी वी इज़ इक्वल टू सी टी वी टी यू प्लस डी टी वी। इसी तरह ही ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी को ही फॉलो करती है। अब ज़रा चलते हैं हम और हम इसको देखते हैं कि जी ये क्या किया उसने और कैसे किया हुआ है। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली लाइन है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टी सी यू इज़ इक्वल टू सी टी यू। मतलब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो उसने कहा था प्रॉपर्टी जो हमें बताई गई थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, फॉर ऑल यू एंड ऑल स्केलर सी पुट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमने किया क्या है ये देखें ज़रा, ये है जी टी सी यू। अगर हम सी को इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये निकल आएगी टी इंटू ज़ीरो। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है सी टी यू, ठीक है ना। तो हम सी की जगह पर अगर ज़ीरो रखते हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये पहले वाली जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करके। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट सेपरेट वाला करके लिखना है। तो ये वही चीज़ है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सी को बाहर ले आए कांस्टेंट को, और टी यू वेक्टर जो है, और इसी तरह डी को बाहर ले आए और टी वी वेक्टर को हमने लिख दिया। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि थर्ड जनरलाइजिंग प्रॉपर्टी टू विल गेट थ्री। अगर आप प्रॉपर्टी नंबर टू को जर्नलाइज करते हो तो आपके पास थ्री प्रॉपर्टी आती है। इसी तरह ही अब वो कहता है कि जी एग्जांपल नंबर 8 में गिवन अ स्केलर आर डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर इनटू आर बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वाई, बिकॉज, वजह क्या है, अगर आप टी ऑफ एक्स की जगह पर वन लिखते हो तो आपको पता है कि जी इधर भी एक्स की जगह पर वन लिखना पड़ेगा, तो वन प्लस वन ये आ जाएगा टू के इक्वल। और अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लिखते हो तो एक्स की जगह पर आपको ज़ीरो लिखना पड़ेगा और ये वन है, तो ये आपके पास ज़ीरो आंसर नहीं आता। जबकि हम पढ़ के आए हैं कि टी ऑफ ज़ीरो जो है वो इक्वल टू होता है ज़ीरो के, जबकि इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 जो है वो कुछ ऐसे है कि जी वो कहता है कि जी गिवन अ स्केलर आर, एक स्केलर दिया हुआ है उसने आर, वो कहता है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है R2 से R2 के दरमियान बाय टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। टी इज़ कॉल्ड द कंट्रैक्शन, ये डेफिनेशन है, टी इज़ कॉल्ड द कंट्रैक्शन व्हेन ज़ीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन हो वन के, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड डायलेशन कब होगी, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। लेट कर लेते हैं आर उसने हमें दिया हुआ है कि जी 3 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करने के लिए R2 से R2 फाइंड आउट करनी है। वो कहता है कि लेट वी, यू और वी हम वेक्टर ले लेते हैं और सी एंड डी हम स्केलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो टी सी यू प्लस
डी वी हमारे पास क्या आएगा जी। अब हमारे पास दूसरी तरफ जो रिलेशन के है वो ये वाला है, ठीक है ना। x की जगह पर हमने सी यू प्लस डी वी लिख दिया और इधर भी x की जगह पर सी यू प्लस डी वी लिख दिया और r की जगह पर हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 है। तो हमने ये किया और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 सी यू प्लस 3 डी वी आ गया। प्रॉपर्टी वही जो पीछे मैंने आपको दिखाई हुई है होल्ड की, तो सी को बाहर ले आए और 3 यू और 3 वी आ गया। अब 3 यू और 3 वी जो है वो हमारे पास कैसे आ रहा है, यहाँ पर टी यू और डी टी वी ये कैसे निकला है 3 यू से, ज़रा इसको समझ लें। ये हमारे पास है जी टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अगर हम टी की जगह पर यू को पुट कर दें और आर की वैल्यू 3 जो हमें गिवन है वो पुट कर दें तो हमारे पास 3 यू आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो 3 यू किसके इक्वल आया जी, टी यू के। इसी तरह ही टी वी के भी इक्वल 3 वी आ रहा है। अब ज़रा हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो कुछ ऐसे है कि जी वो कहता है डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। R2 से R2 स्पेस में ही रहना है आपने। अब उसने हमें दिया हुआ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है और ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इसके साथ उसने हमें फाइंड करने को कहा है, फाइंड द इमेज अंडर टी ऑफ यू वी एंड यू प्लस वी। करना क्या है, हमने टी ऑफ यू फाइंड करना है और टी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए ऑफ यू के। ज़रा समझे ना बात को, हमने टी ऑफ एक्स किया था ना और ये किसके इक्वल था, ए ऑफ एक्स के। तो एक्स की जगह हम अगर हम यू पुट कर देंगे तो टी ऑफ यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए ऑफ यू के, ठीक है ना। तो ए की जगह पर हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया और यू की जगह पर यू लिख दिया और सिंप्लीफाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह ही टी वी के ऊपर ऑपरेशन किया सेम एज इट इज़ तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब टी इंटू यू प्लस वी करना है, ठीक है ना। तो t इंटू यू प्लस वी अगर आप करते हैं तो u प्लस वी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास u प्लस वी है। तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स है, ठीक है ना। और अगर t इंटू यू प्लस वी होगा तो वो हमारे पास a ऑफ u प्लस वी होगा। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक हो गया। तो a का मैट्रिक्स और u प्लस वी का मैट्रिक्स लिखा और सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 11 है। सपोज ये एग्जांपल रहने दे, ये आप खुद कर लीजिएगा, चले मैं करवा ही देता हूँ। एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो कहता है कि जी लेट R3 से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और R3 की वैल्यू जो है L मतलब 3 वेक्टर्स है ना स्पेस में। तो L पहला वेक्टर जो है वो 1 0 0 है, दूसरा 0 1 0 है और तीसरा 0 0 1 है और उनकी वैल्यूज़ भी उसने हमें आगे दी हुई हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ पर आना था, ये एंड ये, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं है। कहता है देन फाइंड L इंटू 3 4 माइनस 3 4 माइनस सॉरी 2। अब हमें ये पता है कि जी ये जो -3 है ये हमारे पास आई वेक्टर होता है और y 4 जो है वो हमारे पास j है और 2 जो है वो हमारे पास k वेक्टर होता है। सिंपल सा काम किया कि हमने L इंटू वही रिलेशन फाइंड आउट किया, L इंटू जो हमें वेक्टर दिया गया है वो लिख दिया। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास L इंटू 3i माइनस 3i प्लस 4j प्लस 2k आ गया। अब हमने इन सब के कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, मतलब 3 को 4 को और 2 को बाहर निकाल दिया तो पीछे Li Lj और Lk हमारे पास बच गया। तो Li की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू -1 वो लिख दी और Lj की वैल्यू लिख दी और Lk
के की वैल्यू लिख दी, तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। होप सो आपको समझ आई होगी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये लेक्चर नहीं कर सका प्रॉपर, मतलब नो हैंडआउट्स नहीं बना सका इसके, लेकिन मेरे ख़्याल से आपको यहाँ पे ही समझ आ गई होगी। और कुछ लेक्चर भी काफ़ी लेंथी था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो फिर मुझे बताइएगा कि मैं आपको दोबारा फिर इसके थोड़ी सी स्ट्रगल कर लूँगा। बाकी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।